हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में ऑफ़र के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था इन डिटेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बारे में वैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। देखिए, जैसे ए ने बी को बोला कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है फॉर ₹1,00,000 और बी ए को कहता है रिप्लाई में हाँ वो रेडी है इस चीज़ के लिए, तो बी ने इसका प्रपोजल जो है ए का एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी आपको डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, अब बात आती है हु कैन एक्सेप्ट, मतलब कौन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हमने ऑफर पर्टिकुलर पर्सन को दिया है तो सिर्फ वही पर्सन कर सकता है। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन अगर इसे एक्सेप्ट करेगा तो उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। जैसे अभी इस एग्जांपल में ए ने बी को बोला है ना, और अगर सी एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और अगर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन अगर जनरल ऑफर होगा, जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर करवाया था मैंने आप लोगों को, अगर ये ऑफर जनरल होगा तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए एक केस है हमारा, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्टन और जोन्स का। इसमें क्या था कि एक मर्चेंट ने ना, एक व्यापारी ने अपना बिजनेस सेल कर दिया था अपने मैनेजर बोल्टन को। ठीक है, और जिस दिन बिजनेस सेल किया गया था उसी शाम को एक ओल्ड कस्टमर जॉन, जिसको पता नहीं था कि बिजनेस बिक चुका है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी उनको गुड्स की रिक्वायरमेंट थी वो ऑनर के नेम पे भेज दी, यानी कि उसी मर्चेंट के नेम पे। वो तो चेंज हो गया था। अब जो नया ऑनर बोल्टन था उसने कस्टमर को ये बताया भी नहीं कि ऑनरशिप चेंज हो गई है, अब ऑनरशिप मेरे पास है। उसने गुड्स को डिस्पैच कर दिया, ठीक है, और पेमेंट के लिए बोला, लेकिन जॉन ने मना कर दिया पेमेंट के लिए। बोल्टन ने जो है फिर जॉन के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो कोर्ट ने क्या कहा कि बोल्टन जो है फोर्स नहीं कर सकता जॉन को। ठीक है, बिकॉज जो ऑफर था उसने प्रीवियस ओनर को किया था। ठीक है, उसको पता ही नहीं था, उसको या तो बताना चाहिए था कि ऑनरशिप चेंज हो गई है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, अगर लेकिन स्पेसिफिक ऑफर ना हो, ये तो अभी जो केस किया ये तो स्पेसिफिक ऑफर वाला था, अगर स्पेसिफिक ऑफर ना हो तो कोई भी पर्सन जो है एक्सेप्ट कर सकता है। अभी मैंने आपको एक केस करवाया था ना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, उसमें था ना कि ये स्मोक बॉल कंपनी ने बोला था कि जो स्मोक बॉल अगर कोई भी यूज़ करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन उसको इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी कार्लिल को हो गया था। तो अब ये देखो फिर उन्होंने क्या बोला था कार्बोलिक कंपनी ने कि इन्होंने हमें तो बताया ही नहीं। तो केस क्या हुआ, क्या डिसीजन ले गया, कोर्ट ने बोला कि ये तो आपने जनरल ऑफर था, आपने सिंपल बोला था लोगों को, तो अब आपको इसके लिए उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये केस आपको मैंने पहले करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ एक्सेप्टेंस की। जो हमारे एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल्स है, जैसे हमने ऑफर के रूल्स किए वैसे ही एक्सेप्टेंस के भी रूल्स हैं। सबसे पहले, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, यानी कि जो हमारी स्वीकृति है वो पूरी पूरी पूर्ण होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि हमारी जो है एक्सेप्टेंस ऑफर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हमारी जो टर्म्स है एक्सेप्टेंस ऑफर से, जो हमें मान लो ऑफर किया गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट है हमारी, ठीक है, या उससे थोड़ी बहुत भी डिफरेंट है, तो ये हमारा काउंटर ऑफर बन जाएगा। ठीक है, और काउंटर ऑफर अगर ये बन जाएगा तो जब तक कि, जैसे इसमें ना आपको एग्जांपल समझिए, ए ने जैसे कि ए ने जो है बी को बोला कि वो उसको अपनी वॉच सेल करेगा ₹1000 में, जिसमें जो है बी रेडी हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि वो 800 में लेगा। अब आप देखो, ओरिजिनल क्या था कि ₹1000 में, अब उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये बन जाता है काउंटर ऑफर। ध्यान रखना, ये क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर। ठीक है, और जब काउंटर ऑफर दिया जाता है, अब बी ने इसको ए को काउंटर ऑफर दे दिया कि मैं 800 में लूँगा, तो ओरिजिनल ऑफर जो हमारा 1000 वाला था वो अब वैलिड नहीं है। अब जो काउंटर ऑफर जो बी ने दिया है, जब तक कि ए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि जो स्वीकृति है वो निर्धारित ढंग से होनी चाहिए। इसमें क्या है कि मान लो
जिस पर्सन ने ऑफ़र किया है, ठीक है, जो भी पर्सन ऑफ़र कर रहा है उसने बोला कि आप इसी वे से मुझे एक्सेप्टेंस दोगे, तो उसी मेथड से आप लोगों को एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक है। अगर उसने बोला है कि टेलीग्राम के थ्रू, तो आप टेलीग्राम के थ्रू ही करेंगे। अगर जो ऑफ़र है वो टाइम लिमिट दे देता है कि इतने टाइम में आपको एक्सेप्टेंस दे देनी है मुझे 10 दिन के अंदर, तो आपको उसी के अंदर, ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारा मैनर एक्सेप्टेंस का और टाइम लिमिट नहीं डिफाइन की गई है, तो आपको ऑब्वियस है अप्रोप्रिएट मैनर और अप्रोप्रिएट टाइम में एक्सेप्टेंस करनी है, ओके। वो डिपेंड करेगा केस के सर्कमस्टांसेस पे। उसके बाद है प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल, यानी कि जो हमारा प्रस्तावक है वो ये नहीं बता सकता कि मना करने का क्या ढंग है। हाँ, आप ये बता सकते हो उसको कि एक्सेप्टेंस का क्या है, ठीक है, तरीका, लेकिन आप मना करने का तरीका उसको नहीं बता सकते हो। जैसे कि मान लो ए ने बी को बोला कि वो जो है अपनी कार बी को बेचना चाहता है 1 लाख में, और उसने बोला कि अगर तुमने मुझे रिटर्न पोस्ट में मतलब कुछ भी नहीं बताया तो मैं मान लूँगा कि तुम कार को खरीदने के लिए मान गए हो, यानी कि अब उसने रिफ्यूज़ल का मेथड बता दिया, तो ये चीज़ गलत है। बी जो है ए को रिप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए अगर बी ने जवाब नहीं दिया तो उसका मतलब उसकी एक्सेप्टेंस है, ये चीज़ आप नहीं डिफाइन कर सकते। नेक्स्ट है एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अंटिल इट इज़ रीन्यूड, मतलब एक ऑफर को एक बार अगर रिजेक्ट कर दिया गया उसको तब तक ही एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जबकि रीन्यू ना किया गया हो। इसमें आप सिंपल समझेंगे, मान लो ए ने जो है बी को बोला कि 100 क्विंटल्स ऑफ शुगर वो उसको सेल करेगा एट 1000 पर क्विंटल, रुपीज़ कितना है 1000 पर क्विंटल, और बी जो है उसको लिखता है कि वो शुगर खरीदेगा लेकिन किस रेट पे 750 पे। अब बी ने एक टाइप का ए का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब जो है फिर लेकिन बी बाद में उसको बोलता है कि हाँ वो अब रेडी है। अब ये जो है, अब ए जो है बाउंड नहीं है कि उसको वो दे उस रेट पे, ठीक है, जब तक कि जो है क्या नहीं हो जाता। देखो टेक्निकली जो सेकंड कम्युनिकेशन तो है फ्रॉम बी टू एक न्यू प्रपोजल हो गया था ना, क्योंकि उसने 750 का बोला था, तो वही चीज़ है। एक ऑफर को एक बार अगर रिजेक्ट कर दिया उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक कि वो रीन्यू ना किया जाए। उसके बाद है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, यानी कि जो हमारा एक्सेप्टेंस जो भी आपकी है, ठीक है, यानी कि स्वीकृति का जो संवहन उसका कम्युनिकेट करना आवश्यक है, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। अब ऑफर जिस पर्सन ने किया है आप उसको अपनी एक्सेप्टेंस तो बताएंगे ना, ठीक है। अगर आपने उस पर्सन को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं बताई है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। ये नहीं है कि आपने मेंटल एक्सेप्टेंस मतलब मन ही मन में सोच लिया कि हाँ मुझे ये ऑफ़र मंजूर है, लेकिन जब तक आप उसको बताओगे नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो आपको एक केस बताया गया है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी का, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी का। इसमें क्या था कि एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है कोल सप्लाई से रिलेटेड एक कंपनी के मैनेजर को भेजा गया था फॉर हिज अप्रूवल। जो मैनेजर था उसने अप्रूव्ड कर दिया उसको, और वो जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था उसने ड्रॉअर में डाल के रख दिया, ठीक है। उसका इरादा यही था कि हाँ वो भेज देगा कंपनी के सॉलिसिटर को, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट था वो भूल के वहीं पड़ा ही रह गया, और कोर्ट ने बोला कि ये अब देखो उसने एक्सेप्टेंस तो कर लिया, अप्रूव कर लिया, लेकिन उसने सामने वाले पर्सन को तो बताया ही नहीं, उसने वो ड्रॉअर में पड़ा रह गया ड्राफ्ट एग्रीमेंट। तो जो केस ने मतलब जो कोर्ट ने क्या बोला कि जो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की गई थी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का ज़रूरी नहीं है। वही आपका केस जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी का था, आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, क्योंकि ये तो जनरल था, सबके लिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो उसको पहले बताए कि मैं आपकी दवाई ऐसे ले रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो जनरली सबके लिए बोला था। तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब जब आप ओरल या रिटर्न वे में बताते हो, इम्प्लाइड आपके एक्शन से पता चलता है, ठीक है। अब देखिए जो एक तो रिटर्न और ओरल होती है, एक जो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है वो आपके बिहेवियर से पता चलती है, इसको हम टैसिट एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए
अब टैसिट एक्सेप्टेंस कैसे होगा कि जो भी ऑफर की कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लो एक रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है एक मिसिंग आइटम के रिस्टोरेशन के लिए, और ऐसा पर्सन जिसको पता है इस अनाउंसमेंट का और उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो वो हम क्या मान लेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है ना, ऑफर इस चीज़ का। ऐसे ही जैसे आप लोग, अब आपको पता है बस स्टॉप पे आप बस पे चढ़ते हो, है ना, इसका मतलब आपने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ें। उसके बाद है एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस, यानी कि ऐसा एक्शन जब आपको नॉलेज ही नहीं था ऑफर का, उसको हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ठीक है। इसमें मैंने आपको वो लालमन शुक्ला और गौरी दत्त वाला केस पहले ही करवाया हुआ है, इसको आप पढ़ना, ठीक है। इस पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन बी ओनली गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। ये वाला आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, स्पेसिफिक ऑफर है तो वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा। जैसे बोल्टन वर्सेस जोन्स का आपको अभी केस करवाया था, अभी अभी करवाया है इसी वीडियो में आप लोगों को, वही वाला केस है इसमें, ठीक है। लेकिन जो जनरल ऑफर है वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओके। उसके बाद है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स और विड्रॉल ऑफ एन ऑफर, यानी कि आपको जो है प्रस्ताव की स्वीकृति उसके समाप्त होने या वापस लेने से पूर्व ही करनी है, ठीक है, उससे पहले ही करनी है। यानी कि अगर आपको एक टाइम लिमिट बोली गई है एक्सेप्टेंस के लिए तो आपको उसे टाइम लिमिट में ही करनी है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज उसके बाद किया तो वो चीज़ वैलिड नहीं होगी, ओके। जैसे मान लो ए ने बी को ऑफर किया कि स्कूटर बेचेगा उसको फॉर 10,000, ठीक है, और जो है बी की वो एक्सेप्टेंस चाहता है विद इन अ वीक, ठीक है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब जो बी है अपनी एक्सेप्टेंस उसको 8th डे पे सेंड करता है। अब प्रपोजल का टाइम तो चला गया, तो अब जो बी जो है ए को आंसरेबल इसके लिए नहीं कर सकता। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है।